अच्छा जी, अब रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन का अगला कंपोनेंट है परकशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इंस्पेक्शन देखा, पाल्पेशन, थर्ड स्टेप होता है परकशन करना। ठीक है, परकशन जो है ना एक यूज़फुल टेक्निक होती है एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि ना जो अगर एबनॉर्मल हमें परकशन नोट मिलता है तो ये बहुत से रेस्पिरेटरी कंडीशंस में होगा। जैसे याद रखिए कि प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स, कंसोलिडेशन वगैरह। ठीक है, तो इसमें जो है ना गेन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टेक्निक ऑफ परकशन। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस और नॉर्मल परकशन नोट को लर्न करना हम अपने कोलीग्स पे या अपने आप पे परकस करके सीख सकते हैं। ठीक है, बी जेंटल एज हैवी एंड रिपीटेड परकशन इज़ अनकम्फर्टेबल। ठीक है, तो इसलिए हमें जेंटल रहना है। ठीक है, एट फर्स्ट हमने अपर बॉर्डर ऑफ लिवर को और परकस करना है और फिर जो है हम दोनों साइड्स की परकशन नोट को कंपेयर करते हैं। ठीक हो गया। तो कुछ टेक्निक और रूल्स होते हैं परकशन के हमेशा। सबसे पहला रूल या टेक्निक है कि लेफ़्ट मिडिल फिंगर जो होती है जिसको हम कह रहे हैं प्लेक्सीमीटर। ठीक है, मेरे नेल्स बड़े हैं, नेल्स जो है वो आपके कट होने चाहिए। लेफ़्ट मिडिल फिंगर जो है उसको हम कह रहे हैं प्लेक्सीमीटर। ठीक है, इसको जो है हमने पैरेलल रखना होता है टू द बॉर्डर ऑफ ऑर्गन बीइंग परकस्ड। ठीक है, जिस तरह अगर आप ये देखें 4.15 इस फिगर में देखें तो प्लेक्सीमीटर फिंगर दिखाई गई है और एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये वो साइड है जहाँ पे हमने परकस करना है। ठीक है, ना यहाँ यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे हमने परकस करना होता है। ठीक है, इस जगह पे। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो हमारा प्लेक्सीमीटर है ना ये फर्म कांटेक्ट के साथ होना चाहिए बॉडीली सरफेस के साथ। ठीक है, देखिए मेरी बाकी फिंगर्स तो नहीं है लेकिन ये प्लेक्सीमीटर बिल्कुल फर्म कांटेक्ट के साथ नीचे होना चाहिए। ठीक है, बॉडी के कांटेक्ट के साथ और जिस ऑर्गन को हम कर रहे हैं उसके बिल्कुल ये पैरेलल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो राइट मिडिल फिंगर है ना, राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है इसको हमने फ्लेक्स करना है एट द प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल जॉइंट। ठीक है, जो हमारा ये प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल जॉइंट होता है यहाँ पर जो है हमने इसको फ्लेक्स करना है और इसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर के प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल जॉइंट को यूँ फ्लेक्स किया और इसको हम अब एक फ्लेक्सर की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये मिडल फैलेंक्स को स्ट्राइक करेगा ऑफ द प्लेक्सीमीटर एट अ राइट एंगल। यानी ये हमारा प्लेक्सीमीटर है ना और इसके भी मिडल फैलेंक्स को जो है यहाँ पर ये फिंगर हमारा प्लेक्सीमीटर को राइट एंगल पे यूँ स्ट्राइक करेगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह। नेल्स की वजह से जो है वो थोड़ा सा हो रहा है, इसे मेथड जो है वो यही है। ठीक है, थर्ड स्टेप है कि मूवमेंट इंटायरली रिस्ट पे होनी चाहिए ना कि एल्बो पे। याद रखिए हमारी एल्बो नहीं मूव करनी, ये जो हमारी रिस्ट है यूँ मूव करनी है, रिस्ट पे मूवमेंट होनी है। ठीक है, अब फ्लेक्सर को जो है हमने ट्वाइस स्ट्राइक करना है और फिर उसको लिफ्ट ऑफ करना है। यानी यूँ 2 बार स्ट्राइक करके और लिफ्ट ऑफ करना है, 2 बार किया यूँ। ठीक है, इफ़ इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेक्सीमीटर कैरेक्टर ऑफ द नोट विल चेंज। क्योंकि अगर आपने 2 बार स्ट्राइक करके ना छोड़ा और आपने यूँ पकड़े रखा तो कैरेक्टर ऑब्वियसली साउंड का जो है नोट जो है वो चेंज हो जाता है। तो 2 बार स्ट्राइक करके उठाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। लाइन ऑफ परकशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द बॉर्डर ऑफ ऑर्गन टू बी परकस्ड। यानी अगर ये बॉर्डर है ऑर्गन का जिसको हमने परकस करना है तो हमारी लाइन ऑफ परकशन उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परकस फ्रॉम द रेजोनेंट टू डल एरिया। जो एरिया रेजोनेंट है वहाँ से फिर हम डल एरिया की तरफ परकस करते जाएंगे। ठीक है, ये सारी हो गई टेक्निक और रूल्स परकशन के। अब देख लेते हैं साइड्स परकशन की क्या होती हैं। देखिए परकस हमने एंटीरियरली भी करना है, याद रखिए, लेटरली भी चेस्ट को करेंगे और पीछे पोस्टीरियरली भी करेंगे। प्लेक्सीमीटर को हमेशा ये जो हमारी इंटरकोस्टल स्पेसेस है ना तो हमने यूँ इंटरकोस्टल स्पेसेस में प्लेक्सीमीटर को रखना होता है। ठीक है, अगर जो है वेयर एवर पॉसिबल अगर जो साइड्स डिस्क्राइब बिलो हैं उनको हम परकस कर लेते हैं तो हमने मोस्ट ऑफ द लंग को कवर कर लिया। कौन सी साइड्स, अब मैं वो आपको सारी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं एंटीरियरली हमने किस तरह परकस करना है। एंटीरियरली देखें, आपने जो है ना एट फर्स्ट आप जो है अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर को जो है वो मार्क करोगे। स्टार्ट परकसिंग फ्रॉम द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एंड मूव डाउनवर्ड इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस को आपने मार्क किया, सेकेंड से आपने स्टार्ट किया और मिड क्लेविकुलर लाइन में आप यूँ इंटरकोस्टल पे परकस करते करते यूँ बिल्कुल इस फिगर में जिस तरह दिखाया गया है नीचे जाओगे। ठीक है, नॉर्मली ये 4th या 5th इंटरकोस्टल स्पेस होती है मिड क्लेविकुलर लाइन में, जहाँ पर हमारा
लिवर का अपर बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम परकशन जो है दोनों साइड्स पे कंपेयर करेंगे, कैसे हम अल्टरनेटली परकस करेंगे एट द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी यहाँ पर अगर मैंने परकस किया तो दूसरी साइड पे भी यहाँ करेंगे, फिर यहाँ, इस तरह यूँ दोनों साइड्स को यूँ कंपेयर करते जाएंगे, अल्टरनेटली परकस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ द नॉर्मल कार्डियक डलनेस नॉर्मल होती है, उसका भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और परकस द फॉलोइंग साइड, सबसे पहला नंबर 1 आपने सुप्रा क्लेविकुलर जो फोसा होते हैं उनको परकस करना होता है, ठीक है। सुप्रा क्लेविकुलर फोसा आपने प्लेक्सीमीटर बिल्कुल इन क्लेविकल्स के ऊपर रखना है, तो आप सुप्रा क्लेविकुलर फोसा को परकस करोगे, लेफ़्ट एंड राइट दोनों अल्टरनेटिवली करना है। नंबर 2 फिर आपने जो है क्लेविकल्स को परकस करना होता है विद द 3 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड ओवर द मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, ठीक है। अपने राइट हैंड की जो 3 फिंगर्स होती हैं, ये जिस तरह फिगर में दिखाया गया है, राइट हैंड की 3 फिंगर्स को आपने बिल्कुल जो है क्लेविकल के मीडियल थर्ड पे रख के यूँ टैपिंग मोशन में आपने परकस करना, ठीक हो गया। इस तरह परकस, उसमें फिर आपको प्लेक्सीमीटर की ज़रूरत नहीं है, क्लेविकल्स को आप इस मेथड से करोगे। पहले सुपरा क्लेविकुलर फोसा को प्लेक्सीमीटर की मदद से अबव द क्लेविकल्स आपने किया परकस, फिर आपने 3 फिंगर से क्लेविकल्स को परकस किया। अब जो है आप आते हो सेकंड से लेके 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक आपने बिल्कुल इस तरीके से परकस करते जाना है, ठीक है। फ्रंट को करोगे, ठीक है, यूँ अल्टरनेटिंग मैनर में, फिर लेटरल को भी करोगे यूँ परकस, ठीक है। तो 4th से लेके जो 7th इंटरकोस्टल स्पेस होती है ना लेटरल साइड पे, पहले तो आपने क्या किया, सुपरा क्लेविकुलर फोसा किए, फिर क्लेविकल्स की, फिर आपने 2nd से लेके 6th इंटरकोस्टल की। अब जो है आप 7th इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेटरल साइड जो है 4th से लेके 7th इंटरकोस्टल स्पेस लेटरल साइड पे परकस करोगी, ठीक है। लेटरल परकशन आर्म जो है, फॉर द लेटरल परकशन जो आर्म्स होती है ना पेशेंट की, वो आपने एडिक्वेटली यूँ एबडक्ट करवानी है, ठीक हो गया। तो ये है एंटीरियरली आप किस तरह परकशन करोगे। अब आते हैं पोस्टीरियरली परकशन किस तरह होगी। तो अपाइसिस सबसे पहला पॉइंट है कि पोस्टीरियरली आपने अपाइसिस करना है। अपाइसिस के लिए आपने जो प्लेक्सीमीटर है उसको एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस पे यूँ रखना है और उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप परकस करोगे, बिल्कुल यूँ आपने यूँ रखा है, ठीक है। और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप परकस करते जाओगे, जिस तरह यहाँ फिगर में दिखाया गया है। अपाइसिस जो है आपने प्लेक्सीमीटर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस पे रखा, अब आप यूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में परकस कर रहे हो, ठीक है। नंबर 2 आपने अबव द स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी परकस करना है, ठीक है। एंड देन नंबर 3 आपने 4 to 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिलो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला से लेके आप 11th रिब तक जो है परकस करते जाओगे, लेकिन अल्टरनेटिंग मैनर में, ठीक है। यहाँ फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, इस तरह, ठीक है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला से 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे 11th रिब तक आपने परकस करना है, ठीक हो गया। तो ये हो गया पोस्टीरियरली परकशन, इस तरह होगी। अच्छा जी, अब कुछ टाइप के परकशन नोट हम देख लेते हैं, ठीक है। जब भी हम परकस कर रहे होते हैं तो हमने नोट चेक करना होता है, परकशन नोट किस तरह का है, ठीक है। नॉर्मल जो परकशन नोट होता है ना लंग्स के ऊपर जो हम चेक कर रहे हैं वो रेजोनेंट होता है, नॉर्मली हम में भी जो है रेजोनेंट नोट होगा, ठीक है। ये हाइपर रेजोनेंट भी हो सकता है, इम्पेयर्ड नोट भी हो सकता है, या डल नोट हो सकता है, ठीक है। जब भी एबनॉर्मल नोट हमें मिलता है तो हमने उसकी बाउंड्रीज़ को हमेशा डीलिनिएट करना है, कैसे हम नॉर्मल से एबनॉर्मल एरिया की तरफ परकस करके जाएंगे ताकि हम डीलिनिएट करें उस एबनॉर्मल एरिया को, ठीक है। तो डेफिनेशन और एग्जांपल्स जो हैं वेरियस नोट्स की वो इसने बताई हैं। सबसे पहला रेजोनेंट नोट जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल हेल्दी लंग टिश्यू में हमें रेजोनेंट नोट मिलेगा। दूसरा है इंक्रीज्ड रेजोनेंस, यानी वही रेजोनेंस अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें या तो टिम्पेनेटिक होगी या हाइपर रेजोनेंट। टिम्पेनेटिक यानी कि अगर हम एयर फिल्ड कैविटी, एक बड़ी सी लार्ज एयर फिल्ड कैविटी को अगर परकस करेंगे ना, जैसे अगर ऑर्गन है जिसमें एयर है, जैसे अगर खाली एम्प्टी स्टमक है तो उसमें एयर है, उसको अगर परकस करेंगे तो हमें टिम्पेनेटिक नोट मिलेगा, यानी ज़्यादा रेजोनेंस वाला टिम्पेनेटिक नोट। लेकिन ज़्यादा रेजोनेंस वाला हाइपर रेजोनेंट हम किसको कहेंगे, ये वाला जो नोट है तब मिलता है जब लंग हाइपर इन्फ्लेटेड हो, ठीक है। लंग ही हाइपर इन्फ्लेटेड हो, फॉर एग्जांपल एम्फाइसीमा में, या फिर अगर उसको न्यूमोथोरेक्स है, ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग में हाइपर रेजोनेंट मिलेगा एम्फाइसीमा या न्यूमोथोरेक्स में। ये बहुत मुश्किल होता है कि हम नॉर्मल रेजोनेंस को हाइपर रेजोनेंस से डिफ्रेंशिएट करें जब परकशन नोट हमें दोनों साइड पे इक्वली मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल होता है। एक हो गया रेजोनेंट, एक इंक्रीज रेजोनेंस में टिम्पेनेटिक एंड हाइपर रेजोनेंट।
फिर होता है डिक्रीज रेजोनेंस। डिक्रीज रेजोनेंस कम क्यों हुई है? या तो इम्पेयर्ड नोट है, डल नोट या स्टोनी डल नोट। इम्पेयर्ड नोट ना नॉर्मली एट द जंक्शन ऑफ सॉलिड ऑर्गन विद द लंग हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे लिवर का जो अपर बॉर्डर है वहाँ पर, या हार्ट के बॉर्डर्स पे हमें इम्पेयर्ड नोट मिलेगा। ठीक है, तो इम्पेयर्ड नोट भी जो है वो हमें फाइब्रोसिस ऑफ द लंग में भी मिलता है, ये भी आपने नहीं भूलना। ठीक है, इम्पेयर्ड नोट यानी डिक्रीज नोट वहाँ मिलेगा जहाँ पर किसी सॉलिड ऑर्गन का जंक्शन है, जैसे लिवर का बॉर्डर, हार्ट का बॉर्डर, या इवन फाइब्रोसिस ऑफ द लंग में भी नोट इम्पेयर होता है। दूसरा होता है डल नोट, तो ये नॉर्मली भी सॉलिड ऑर्गन्स के ऊपर मिलेगा डल नोट। जैसे लिवर आ जाता है ना परकस करते करते, तो लिवर पे डल नोट मिलेगा, हार्ट पे डल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोलैप्स हो जाता है लंग्स का, लंग कोलैप्स में हमें डल नोट मिलेगा, और कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स में भी डल नोट। ठीक है, कोलैप्स एंड कंसोलिडेशन में डल नोट है, फाइब्रोसिस में इम्पेयर्ड नोट है, एम्फाइसेमा न्यूमोथोरेक्स में हाइपर रेजोनेंट है, टिम्पैनेटिक जो है लार्ज एयरफिल्ड कैविटी जैसे एम्प्टी स्टमक में। तीसरा रह गया स्टोनी डल, बिल्कुल पत्थर की तरह डल नोट जो है वो फ्लूइड में मिलेगा। प्लूरल इफ्यूजन या पस हो जाए इम्पाइमा तो उसमें हमें स्टोनी डल मिलेगा। तो याद रखिए परकशन नोट जो है उसकी टाइप्स हैं टिम्पैनेटिक, हाइपर रेजोनेंस जो कि इंक्रीज़ को डिनोट करते हैं, यानी रेजोनेंस ज़्यादा हो गई है। दूसरा जो है रेजोनेंट है जो नॉर्मल होता है, और तीसरा इम्पेयर्ड नोट है। इम्पेयर्ड में भी डिक्रीज रेजोनेंस में ही आ जाता है इम्पेयर्ड नोट। ठीक है, डिक्रीज रेजोनेंस में इम्पेयर्ड भी आ जाता है, डल नोट या स्टोनी डल नोट। ठीक है, तो इन नॉर्मल जो रेजोनेंट है वो नॉर्मल लंग में हमें मिलता है। ज़्यादा अगर हो गई है रेजोनेंस तो उसमें टिम्पैनेटिक है, हाइपर रेजोनेंट है। टिम्पैनेटिक हॉलो विस्कस जैसे एम्प्टी स्टमक में, हाइपर रेजोनेंस जो है न्यूमोथोरेक्स एम्फाइसीमा में, बहुत ज़्यादा एयर हाइपर इन्फ्लेशन हो उसमें। इम्पेयर्ड नोट में हमने डिक्रीज रेजोनेंस में हमने कहा इम्पेयर्ड नोट। इम्पेयर किसी जंक्शन पे, लिवर हार्ट के लंग के साथ जंक्शन पे, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कंसोलिडेशन एंड कोलैप्स के कुछ केसेस में इम्पेयर्ड नोट होगा। ठीक है, जो दूसरा डल नोट होता है ना, डल जो है ना वो ज़्यादातर हमें कंसोलिडेशन और कोलैप्स में और लिवर और हार्ट पे मिलेगा। स्टोनी डल फ्लूइड्स वाली कंडीशन में, प्लूरल इफ्यूजन में। अच्छा, प्लूरल थिकनिंग भी याद रखिए, उसमें भी हमें डल नोट मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स याद करना कि कौन सी कंडीशन में हमें कौन सा नोट मिलेगा। ठीक है, अब है टाइडल परकशन। टाइडल परकशन क्या होता है? देखिए, टाइडल परकशन जो है ना हम डायाफ्राम की मूवमेंट्स के लिए कर रहे होते हैं। हमने डिटरमाइन करना होता है लोअर लिमिट ऑफ द रेजोनेंस पोस्टीरियरली बोथ ऑन एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। डिस्टेंस बिटवीन द टू गिव्स अ क्रूड इम्प्रेशन अबाउट डायाफ्रामेटिक मूवमेंट्स। बहुत सिंपल है टाइडल परकशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले टाइडल परकशन में आप ना एक्चुअली डायाफ्राम की मूवमेंट्स को चेक कर रहे होते हो। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपने सबसे पहले तो परकस करके लंग का लोअर बॉर्डर चेक करना। आपको पता चल गया कि जो है लंग्स का पीछे बैक साइड पे हम ये चेक करते हैं। ठीक है, पेशेंट की, तो ये लंग का भाई लोअर बॉर्डर है, आपने परकस करके देखा, क्योंकि रेजोनेंट था, रेजोनेंट जैसे ही लोअर बॉर्डर आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डल हो जाएगा ना, जंक्शन भी है तो, और डायाफ्राम है तो आपको डल मिलेगा। ठीक है, अब आप लोअर बॉर्डर पे आ गए हो। अब आप पेशेंट को कहोगे, यहाँ पे आपने उंगली रखनी है, आप कहोगे कि आप सांस लें। ठीक है, तो जैसे ही आपने कहना है कि आप ब्रीद इन एंड आउट करो डीपली, गहरे सांस लो और छोड़ो। ठीक है, आपने यहाँ पे ही उंगली रखी हुई है, तो जैसे ही पेशेंट ब्रीद इन एंड आउट करता जाएगा आपने कंटिन्यूसली इसी एरिया पे परकस करते जाना है जहाँ पे आपने डलनेस रखी थी कि भाई ये डायाफ्राम है, वहाँ पे करते जाना है। तो होता क्या है, आप ऑब्ज़र्व क्या करोगे कि जैसे ही पेशेंट गहरा सांस अंदर की तरफ लेता है तो हमें पता है इंस्पायरेशन से डायाफ्राम क्या होता है, नीचे जाता है, यूँ इंस्पायरेशन हुई है। तो आप यहाँ पे परकस कर रहे हो, यहाँ तो अब लंग आ गया ना क्योंकि डायाफ्राम नीचे चला गया, तो उससे पहले जो डल था अब वो ज़्यादा रेजोनेंट हो गया। ठीक है, डलनेस चली गई क्योंकि इंस्पायरेशन हुई है। ठीक है, और जैसे ही फिर वो गहरा सांस छोड़ेगा, एक्सपायर करेगा, तो ऑब्वियसली लंग रिकॉइल करते हैं, ऊपर चला जाएगा, तो फिर डलनेस वापस आ जाएगी, डायाफ्राम आ गया और डलनेस आ गई। तो ये जो वैक्सिंग एंड वेनिंग हमें मिल रही है ना परकशन नोट पे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के साथ डल मिल रहा है, फिर ज़्यादा रेजोनेंट, तो ये जो है इसको कहते हैं टाइडल इफ़ेक्ट। ठीक है, जिस तरह एयर जो है अंदर और बाहर लंग्स के मूव करती है, तो ये इससे हम डायाफ्राम की एक्सक्लूजन, नॉर्मल एक्सक्लूजन को इस तरह मेजर करते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या होता है कि हम
जब लॉस हो जाए ना इस टाइडल परकशन का, तो इसका मतलब है यानी अगर हमें नोट कंसिस्टेंटली डल मिल रहा है, हमें ये वैक्सिंग और वैनिंग नहीं मिल रही, हम परकस करते जा रहे हैं नॉर्मली, ये हमें वैक्सिंग वैनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है, लंग्स की नॉर्मल है फिजियोलॉजी, ये नहीं मिल रही, कंसिस्टेंटली डल नोट है अगर, इसका मतलब है टाइडल परकशन लॉस हो गई है, और या तो उसकी वजह प्लूरल इफ्यूजन है, फ्लूड है, या तो बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है जैसे COPD या सीवियर एम्फाइसीमा, ठीक है, क्योंकि COPD एम्फाइसीमा में डायफ्राम फ्लैट हो जाता है ना, और मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड रहता है रेस्ट पे भी, तो वेरी लिटिल मूवमेंट होती है उसकी रेस्पिरेशन के दौरान, तो इसीलिए हमें लंग बॉर्डर की एक्सक्लूजन लिमिट हो जाएगी, नहीं मिलेगी, ठीक है, तो टाइडल परकशन उसमें भी लॉस होगा, प्लूरल इफ्यूजन में, हाइपर इन्फ्लेशन में। तीसरा, जब डायाफ्राम की पैरालिसिस हो जाए, पैरालाइज हो जाएगा तो मूव ही नहीं करेगा, तो हमारी नॉर्मल जो टाइडल परकशन होती है ये लॉस हो जाएगी उस साइड पे, ठीक हो गया। तो ये लास्ट टॉपिक था टाइडल परकशन। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह आप देखेंगे अस्कल्टेशन, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स याद रखिए कि जो परकशन हम कर रहे होते हैं ना, तो ओवर एयर फिल्ड लंग्स जो है वो नॉर्मल होते हैं, यानी हमारे लंग्स हॉलो हैं तो हमें रिंगिंग साउंड, हॉलो रिंगिंग साउंड जो है पाल्पेबल रेजोनेंस के साथ मिलती है, ठीक है, यानी क्लियर और रेजोनेंट साउंड हम महसूस करते हैं वाइब्रेशन से, ठीक है, परकशन पे। और अगर कंसोलिडेशन होगी या कहीं पे भी फ्लूड होगा, तो जब भी हम परकस करेंगे तो हमें डल थर्ड मिलेगा जिसमें रेजोनेंस नहीं होगी, ठीक है, उसका मतलब है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, जैसे या तो नमूनिया है, कंसोलिडेशन है, या फ्लूड है, प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है। इसके अलावा हम कंपेयर कर रहे थे ना परकशन को, तो उसमें हम एसिमेट्री ऑफ रेजोनेंस को चेक कर रहे होते हैं राइट और लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। एब्सोल्यूट क्वालिटी और वॉल्यूम जो है साउंड का वो बहुत से लोगों में डिफरेंट होता है, उनकी चेस्ट वॉल की थिकनेस के हिसाब से, मसल मास, सबक्यूटेनियस फैट, तो इसीलिए एक पर्सन की परकशन दूसरे पे जो है कंपेयर करना यूज़फुल नहीं है, हम सिर्फ उसी पेशेंट की एक साइड को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। परकस की टेक्निक सारी मैंने आपको समझा दी कि नॉन डोमिनेंट हैंड जो है वो आपने फर्मली रखना होता है इंटरकोस्टल स्पेस पे, बिल्कुल रिब्स के पैरेलल उसकी मिडिल फिंगर को, ठीक है, और इस फिंगर को प्लेक्सीमीटर कह रहे हैं। जो ड्रम है मिडिल फैलेंक्स, जो ये जो बोन होती है मिडिल फिंगर की, ठीक है, प्लेक्सीमीटर फिंगर का, इसको जो इसके ऊपर जो है आप डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स या फिर मिडिल फिंगर, इंडेक्स से भी कर सकते हो, या मिडिल फिंगर जो है आपने यूँ फ्लेक्सर के तौर पे इस पर करनी होती है, ड्रम करनी होती है, ठीक है। तो मूवमेंट जो होती है ना टैपिंग की, वो रिस्ट से ओरिजिनेट करें हमेशा, आपने एल्बो को मूव नहीं करना, रिस्ट को मूव करना है ताकि कंसिस्टेंट और प्रिसाइज स्ट्राइक हो, ठीक है। तो सिस्टेमिक अप्रोच सारी मैंने आपको समझाई कि हम सुप्रा क्लेविकुलर फोसा से स्टार्ट करते हैं, फिर हमने क्लेविकल्स पे भी करना है परकस, ठीक है, और परकशन जो है उसको कंपेयर करते जाना है राइट और लेफ़्ट को। फिर पोस्टीरियरली भी मैंने आपको समझाई परकशन के जो स्केपुलाज हैं, शोल्डर ब्लेड और स्पाइनल मसल्स, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं परकशन को, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम पेशेंट को सीधा बिठाएंगे और कहेंगे अपनी आर्म्स को आगे फोल्ड करें, ताकि फिर उसके जो स्केपुला हैं वो यूँ लेटरली मूव कर जाएंगे, तो एक्सपोजर हमारा लंग के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हम कुछ सेंटीमीटर लेटरल टू द स्पाइनल मसल परकस करेंगे, दोबारा हम मेक श्योर करेंगे कि पोजीशन जो है वो सेम डिस्टेंस पे हो फ्रॉम मिड लाइन ऑन द बोथ साइड। फिर लेटरल चेस्ट वॉल भी मैंने आपको समझाई कि उसको हम मिड एक्सिलरी लाइन पे परकस करते हैं, ठीक है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे है, नॉर्मल एंटीरियर चेस्ट पे परकशन जो है ना यूजुअली सिमेट्रिकल होती है, सिवाय एक स्मॉल एरिया पे, एक तो कार्डियक डलनेस हमें मिलता है, ठीक है, कार्डियक डलनेस जहन में रखना है, जो कि इमीडिएटली लेटरल टू द लोअर लेफ्ट स्टर्नल एज होगा, यहाँ पे हमें डलनेस मिलती है, नॉर्मल होती है राइट वेंट्रिकल की वजह से, ठीक है। दूसरा, लॉस्ट कार्डियक डलनेस इन हाइपर इन्फ्लेशन, ये कार्डियक डलनेस याद रखिए जिनको सिवियर COPD होता है, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग या लिंगुला होता है, तो उनमें लिंगुला जिनका एक्सपेंड हुआ होता है, ओवरलाई करता है हार्ट को, तो उनकी ये कार्डियक डलनेस लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, सिवियर COPD में, या फिर लिंगुला जिनका जो है एक्सपेंड कर गया हो, ठीक है। हाइपर रेजोनेंस या क्लियर रेजोनेंस टिपिकली हमें न्यूमोथोरेक्स में मिलती है, क्योंकि लंग कोलैप्स कर गया है, प्लूरल स्पेस में एयर आ गई है, तो हमें हाइपर रेजोनेंस मिलेगा। तो नॉर्मल लंग को न्यूमोथोरेक्स से डिफरेंशिएट करना भी सटल होता है, क्योंकि नॉर्मल लंग में भी हमें पता है एयर ही है, तो थोड़ा डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। तो न्यूमोथोरेक्स का की इंडिकेटर याद रखें कि रेजोनेंस जो है परकशन की, उसको हम कंबाइन करते हैं विथ यूनिलेटरल एब्सेंट ब्रेथ साउंड। अगर आपने एक एरिया पे परकस किया है, आपको रेजोनेंस मिली है परकशन पे, लेकिन वहाँ पे अस्कल्टेशन पे
ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट है एक साइड पे सिर्फ यूनिलेटरल, और वहाँ पे परकशन नोट रेजोनेंट था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है न्यूमोथोरेक्स का। ठीक है, दैट्स इट। तो दोनों बुक से हमने कंप्लीट किया परकशन। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक अस्कल्टेशन स्टार्ट करेंगे।